हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक और नॉलेजेबल वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉज ऑफ एक्शन। देखिए, ये जो कॉज ऑफ एन वर्ड है ना, ये हमने अपने एलएलबी में सुना, अपने बुक्स में देखा, सीपीसी में देखा, ड्राफ्टिंग में देखा, फिर हम कोर्ट गए तो हमने वहाँ भी कॉज ऑफ एक्शन सुना। बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग इन द सेंस, जब भी कोई वर्ड लॉ में यूज़ होता है तो उसको आप ग्रामेटिकली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स उसका जो इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग होगा और जो लीगली उसका मीनिंग होगा वो अलग अलग हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अलग अलग होते भी हैं। ठीक है, तो ये जो कॉज ऑफ एक्शन है ना, इसको आज हम लीगली और ग्रामेटिकली दोनों तरीके से देखेंगे। अब देखिए, कॉज ऑफ एक्शन को हिंदी में बोलते हैं वाद हेतुक, और इसकी कुछ रूल्स भी हैं। जब हम इसको फ्रेम करते हैं कॉज ऑफ एक्शन को, तो कुछ रूल्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो आज हम कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड सारे अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे समझेंगे आसानी से। देखिए, कॉज ऑफ एक्शन मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ बंडल ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव बिफोर ही कैन सक्सीड। इसका मतलब, देखिए, कॉज ऑफ एक्शन वह चीज़ है जो कि एक एसेंशियल फैक्ट्स का बंडल है। बंडल मीन्स कलेक्शन ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स है जो कि नेसेसरी है प्लेंटिफ के लिए प्रूफ करना। प्रूफ करेगा मतलब कोर्ट में प्रूफ करेगा बिफोर ही कैन सक्सीड। सक्सीड इन द सेंस, ये केस में सक्सीड होना बिल्कुल नहीं है। ये है जब आप जज को या फिर कोर्ट को कन्विंस करते हो कि हाँ, वो आपका एक वैलिड रीज़न है कि कोर्ट उस आपके केस को एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट कर ले इन द सेंस मीन्स, जैसे आपने एग्जाम्पल ओ माई गॉड मूवी देखी होगी। उसमें क्या होता है कि जो परेश रावल होता है वो गॉड के अगेंस्ट केस करना चाहता है। ठीक है, बट दिक्कत ये होती है कि ऐसा केस आज से पहले हुआ नहीं होता है। तो दिक्कत ये होती है कि कोर्ट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। बट अगर कोर्ट को लगता है कि आपका वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट जब हम इसे बोलते हैं ना, वो होता है कॉज ऑफ एक्शन। अगर आपका वैलिड कॉज ऑफ एक्शन है तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था मूवी में कि कोर्ट को लगा कि हाँ, उसका वैलिड कॉज ऑफ एक्शन है, उसका नुकसान हुआ है, तो कोर्ट ने उसके केस को एक्सेप्ट किया। और जब एक्सेप्ट किया तो उन्होंने खुशी मनाई, क्योंकि जब एक बार एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब है कि अब कोर्ट आपकी बातें सुनने के लिए, अपना टाइम देने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, तो कॉज ऑफ एक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे प्लेंटिफ ये प्रूव करता है कि हाँ भाई, मेरे साथ इसने ऐसा ऐसा किया, इसने मेरे पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिया, और अब मैं ये रेमेडी मांगता हूँ। ये सब वो मेंशन करता है अपने प्लेंट में। तो अगर कोर्ट को लगता है कि इसका वैलिड कॉज ऑफ एक्शन है, मतलब ये जो एक्शन ले रहा है इसके पीछे का कारण इसका अगर वैलिड है, तो ठीक है, आइए, वेलकम है आपका, और हम आपकी बातों को सुनते हैं और आपको रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉज ऑफ एक्शन की मीनिंग। अब देखिए, इफ़ अ प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन तो कोर्ट विल रिजेक्ट सच प्लेंट। सिंपल सी बात है, अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन ही डिस्क्लोज नहीं किया कि आपका ये एक्शन लेने के पीछे का कारण क्या है भाई, आप बताइए तो आपके साथ हुआ क्या क्या है। तो अगर वही मेंशन नहीं है तो सिंपल सी बात है, प्लेंट जो है रिजेक्ट हो जाएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ओनली प्लेंटिफ, डिफेंडेंट कहाँ है भाई? तो देखिए, जब हम कोर्ट को ये कन्विंस करा रहे हैं कि आप हमारा केस एक्सेप्ट कीजिए, हमारे साथ ये गलत हुआ है, तो वहाँ पर डिफेंडेंट का तो कोई रोल ही नहीं है ना। डिफेंडेंट तो अभी आराम से मस्त घर पे सो रहा है, उसको कुछ नहीं पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके अगेंस्ट कौन केस करने वाला है। अभी तो वो आराम से सो रहा है। जब एक बार केस एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर कोर्ट उसे समन करेगी, फिर वो जवाब देगा, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, वो आगे की बात है। अभी तो वो आराम से घर पे है, उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है कॉज ऑफ एक्शन में। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके कुछ रूल्स हैं कि जब भी हम कॉज ऑफ एक्शन को अगर हम जब लिख रहे हैं अपने प्लेंट में, हम बता रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग 6 रूल्स हैं, 7 रूल्स हैं सॉरी, उनको हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, उन्हें जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्डर नंबर 2 में ये रूल्स दिए हुए हैं सीपीसी के। जैसे कि हम सबको पता है 51 ऑर्डर्स हैं टोटल सीपीसी में। उसमें जो ऑर्डर नंबर 2 है वो सीक्वेंस वाइज बात करता है इन रूल्स की। जैसे रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 रूल्स है ऑर्डर नंबर 2 में। ऑर्डर 2, रूल 1, रूल 2, ऐसे करके। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक करके जानना।
देखिए रूल 1 क्या कहता है। रूल 1 कहता है कि सूट अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन। मतलब जब आप सूट अपना फाइल कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसे फाइल करना है कि उसमें फाइनल डिसीजन आ जाए। मतलब उससे रिलेटेड, उस फैक्ट से रिलेटेड, उस डिफेंडेंट पे आपको दोबारा कोई केस फाइल ना करना पड़े। ठीक है। आप इससे क्या होगा कि आपका भी टाइम बचेगा, कोर्ट का भी टाइम बचेगा। तो सूट ऐसा होना चाहिए वो ग्राउंड करे फाइनल डिसीजन को लेके, फिर आपको उस बिहाफ पे कोर्ट ना जाना पड़े उस पर्टिकुलर डिफेंडेंट को लेके। अगर कोई और बंदा भी है जिसके साथ आपकी सेम प्रॉब्लम है तो जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर पे केस डाल दिया है तो उससे रिलेटेड आप सारी चीज़ें ऐसे पेश कीजिए, अपना कॉज ऑफ एक्शन ऐसे ड्रॉ कीजिए कि आपको दोबारा कोर्ट में ना जाना पड़े। ठीक है। तो यही कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। As far as practicable, every suit should be framed in such a manner as it affords ground for final decision upon the subjects in disputes and prevent further litigation concerning them। ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। अब देखिए फर्स्ट कहता था कि आपको एक केस से रिलेटेड सब चीज़ मेंशन करनी है। अब रूल नंबर 2 कहता है कि आपको जो जो मांगना है आप कोर्ट से एक ही बार में मांग लीजिए। ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ इंटेंशनली रेलिंक्विश करी या फिर आपने ओमिट कर दिया, आप भूल गए किसी चीज़ को डालना कि हाँ यार, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको किसी से मान लीजिए आपका 10 महीने का रेंट किसी से बकाया था आपके टेनेंट से। ठीक है। तो रेंट नहीं आया, बट हुआ क्या कि टेनेंट आपका दोस्त था, तो उसने आपकी बाइक भी ले ली थी, तो आपने उसको बाइक भी अपनी सेल कर दिया, बाइक का पैसा भी उसने नहीं दिया। ठीक है। अब आपको उससे रिलेटेड आप उससे पैसा ही तो मांग रहे हैं ना, तो आप सब कुछ मेंशन कीजिए। ये कहता है रूल 1। रूल 2 कहता है आपको जो जो मांगना है, जो जो रेमेडी मांगनी है कोर्ट से, वो आप एक ही में मांग लीजिए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप भूल गए कोई, आपने सोचा कि यार चलो ये मेंशन कर दिया और इसमें इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए भाई जो मेरे पैसे बकाया है, और आपने इंटरेस्ट रेट मेंशन करना भूल गए, तो फिर आप भूल गए तो भूल गए। फिर बाद में एक बार फाइनल हो गया तो फिर किस चीज़ का मतलब, फिर कैसा इंटरेस्ट। ठीक है। तो आपको जो सूट अपना जो कॉज ऑफ एक्शन ड्रॉ करना है ना, उसमें सारे क्लेम मांगने हैं। ठीक है। अपने सूट में होल क्लेम जो भी आप चाहते हैं। ठीक है। तो ये है रूल नंबर 2। 3 देखते हैं। 3 होता है जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कॉज ऑफ एक्शन सिर्फ एक नहीं होता, किसी केस के पीछे कॉज ऑफ एक्शन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉज ऑफ एक्शन हो। ठीक है। कभी कभी ज़्यादा भी होते हैं, तो आप उनको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन को बोलते हैं ज्वाइंडर। ये 3 टर्म होती है, ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसके लिए वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जाके मेरी चैनल पे देख सकते हैं, आपको इसके रिगार्डिंग फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। तो देखिए इट्स ज्वाइनिंग ऑफ सेवरल केसेस। ये होता क्या है कि ज्वाइनिंग ऑफ सेवरल कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स। कभी कभार हम एक केस बहुत सारे लोगों पे डालते हैं, जैसे अगर कंपनी में डालना है तो मैनेजर, सीईओ, जो भी है, हम जिस पे भी डालना चाहते हैं हम डाल सकते हैं। ठीक है। जैसे फैमिली का ही डलता है तो कभी वाइफ डालती है तो हस्बैंड, अपने इन लॉज, सबको मेंशन कर देती है। तो ये क्या होता है कि ये बहुत सारे डिफेंडेंट हो जाते हैं वहाँ पे। तो इनको अगर हमारा इनके अगेंस्ट बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शन है तो हम उन सबको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये आपने अपने फ्रेंड्स टेनेंट को बाइक भी बेच दी, तो वो भी आप सब डाल दीजिए ना, पैसे ही तो चाहिए। तो रेंट का भी डालिए, फिर बाइक का भी डालिए, फिर अभी कोई मैटर है उससे रिलेटेड वो भी डाल दीजिए। ठीक है। ऑल दो इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, ये ज़रूरी नहीं है, आप बाइक वाला अलग भी डाल सकते हैं, बट टू ज्वाइन सेवरल कॉज ऑफ एक्शन इन सूट गेट इट इज़ एनकरेज, ये एनकरेज किया जाता है ताकि फर्दर लिटिगेशन अवॉइड हो और आपको भी फास्ट रेमेडी मिल पाए। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं अब। नेक्स्ट इज ओनली। अब देखिए थर्ड में बोला कि सबको ज्वाइन कर दीजिए, फोर्थ कहता है, ये फोर्थ एक एक्सेप्शन है, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है ना रूल नंबर 3 का एक्सेप्शन है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। फोर्थ कहता है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है
कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है ना, तो आप सिर्फ इन्हीं क्लेम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किन को देखते हैं। देखिए, नो कॉज ऑफ एक्शन शैल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट। लीव का मतलब होता है परमिशन, ठीक है। परमिशन ऑफ कोर्ट के बगैर अगर आपको ज्वाइन करने हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है, तो आप कब कब ज्वाइन कर सकते हैं। बी ज्वाइन विद अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन तीन में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर बाकियों में आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन ऑफ कोर्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं ये तीन कौन कौन से हैं। क्लेम्स फॉर मीन प्रॉफिट सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में डिफाइन है मीन प्रॉफिट। आपको पता होना चाहिए मीन प्रॉफिट। मैं आपको बताता हूँ मीन प्रॉफिट होता है जैसे कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पास है, ठीक है, वो भी गलत तरीके से कब्जा किया है, इट मीन्स। तो अगर उसने कब्जा किया है और उसने कई महीनों तक, मान लीजिए 10 महीने तक कब्जा किया है, अब हमने केस फाइल किया, हम उससे रेंट लेते थे उस प्रॉपर्टी से, मान लीजिए 50,000 रुपये रेंट आता था, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसने भी 50,000 रुपये पर महीने के हिसाब से उस प्रॉपर्टी से कमाए होंगे। और अगर वो कह दे कि नहीं भैया मैंने तो खाली रखी थी, मैंने नहीं कमाए, तो वो उसकी गलती है। हम मेन प्रॉफिट जो है हम उससे क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल। जब हम कमाते थे तो भाई तू क्यों नहीं कमा पाया, ठीक है। तो मेन प्रॉफिट यही होता है। तो क्लेम फॉर मेन प्रॉफिट है और अरियर्स ऑफ रेंट है, बकाया रेंट है, मेन प्रॉफिट भी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्लेम। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। सेकेंड इज क्लेम्स फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, उसके लिए उसके रिगार्डिंग जो भी है, अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज हेल्ड, तो हम उसके रिलेटेड, अगर उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसे भी हम ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन में। क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। जो हम रिलीफ मांग रहे हैं वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बेस है, तो उसको भी हम ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से बिना कोर्ट की परमिशन के। और इससे रिलेटेड मतलब इसके अलावा अगर कोई और चीज़ें हैं हमें ज्वाइन करनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो हमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट ने परमिट कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 4 है, जो कि 3 का एक्सेप्शन है एक तरीके से। अब फिफ्थ पे देखते हैं। फिफ्थ भी देखिए क्या है, ये कहता है कि नो ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, मतलब क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हियर, इनके अगेंस्ट अगर हम केस कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम ज्वाइन नहीं करेंगे। सिंपल सा एक चीज़ बताता है, एग्जीक्यूटर जो कोई भी ऑर्डर, रूल या फिर विल वगैरह एग्जीक्यूट करवाता है, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर तो आपको पता ही है, ठीक है, विल वगैरह में हेयर आते हैं ना, वही। तो नो ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, इनके अगेंस्ट है कोई तो वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन मत कीजिए, सिंपल। सिक्स्थ है ऑर्डर फॉर सेपरेट ट्रायल्स। अब क्या होता है, इट इनेबल्स द कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। अगर कोर्ट चाहे तो सेपरेट ट्रायल ऑर्डर कर सकती है इफ इट अपीयर्स टू इट दैट सेवरल कॉज ऑफ एक्शन ऑल ज्वाइंटर इन वन सूट में एम्बेरस और डिले द ट्रायल। अगर कोर्ट को लगता है कि भैया ये सारे कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन करके तो ट्रायल जो है बहुत डिले हो जाएगा और ये मतलब केस को वैलिडली डिफाइन नहीं करता, ठीक है, तो कोर्ट कहेगी भैया अलग अलग ट्रायल करेंगे, ठीक है। तो कोर्ट के पास फुल पावर है। तो ये भी एक रूल है कॉज ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये कौन सा रूल है, रूल नंबर 6। चलिए लास्ट रूल देखते हैं। लास्ट है मिस ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन एंड ऑब्जेक्शंस टू इट। अगर मिस ज्वाइंटर का मतलब होता है, देखिए कि 3 टर्म्स होती है मैंने बताई, ज्वाइंटर, मिस ज्वाइंटर एंड नॉन ज्वाइंटर। इस मिस ज्वाइंटर में क्या होता है कि आपने गलती से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइंटर में मतलब ज्वाइन करना है, मिस ज्वाइंटर में गलती से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन नहीं करना था, नॉन ज्वाइंटर में आपको करना था, आपने नहीं किया। सिंपल से अभी इतना याद रखिए, वरना इसकी वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। मिस ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एंड ऑब्जेक्शंस टू इट। अगर कोई ऑब्जेक्शन है उसमें तो इफ़ इट ऑफेंड्स अगेंस्ट द रूल रिगार्डिंग ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जो हमने रूल पढ़े अभी 1 से लेकर 6 तक, अगर किसी भी रूल के अगेंस्ट जाता है ज्वाइंडर, ज्वाइन करना इन 6 रूल के अगेंस्ट जाता है, तो उसे हम बैड फॉर मिस ज्वाइंटर बोलेंगे और उसे भी ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। वहाँ पे ऑब्जेक्शंस उठा सकते हैं। तो ये साथ के साथ रूल्स हैं कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड, और कॉज ऑफ एक्शन की मीनिंग आपने जानी। आई होप आपको ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक